फिर से एक बार चंद्र विकास जी से बात करेंगे, जो कि आप आईआईटी खड़गपुर से पढ़े हैं, आईआईएम कोलकाता हैं, और गाय पालन का और गाय का क्या समाज में महत्व है उस पर आज हम उनसे चर्चा करेंगे। चंद्र विकास जी नमस्कार। नमस्ते। गाय की बात करते हैं। आज गाय की हत्या करने पे यूपी सरकार यानी कि योगी सरकार ने और गुजरात सरकार ने गाय हत्या पे फांसी की सजा का घोषणा किया है। क्या कहेंगे सबसे पहले आप इस पे? देखिए, मैं फिर से एक वृहद दृश्य आपके सामने रखूंगा कि इस पूरे कोरोना वायरस प्रकरण में जो एक महत्वपूर्ण बात खुल के सामने आई है वो है कि जो मानव समाज जिस तरह से मांसाहार कर रहा था और जिस तरह से पशुओं को इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट में बहुत ही बिल्कुल अमानवीय तरह से उनके साथ जो बर्ताव किया जा रहा था, उसी का परिणाम है कोरोना वायरस और इस तरह के अन्य संक्रमण। तो एक तो बात स्पष्ट है कि दुनिया भर में अब शाकाहार के प्रति और खास करके जिसको हम लैक्टो वेजिटेरियन कहते हैं कि जिन गौ जीव या पशुओं के साथ हमारा जो सिम्बायोटिक एक एसोसिएशन होता है, तो उसके बारे में एक जागरूकता दुनिया भर में आई है। मैं एक लैटिन अमेरिका के देश उरुग्वे का उदाहरण देना चाहूँगा कि आज वो दुनिया का एक दृष्टि से सबसे समृद्ध देश माना जा रहा है, क्योंकि वहाँ हर घर में 4 गौवंश है। वाह। इसी तरह से मैं आपके सामने ये भी बात रखना चाहूँगा कि न सिर्फ नस्ल सुधार पे दुनिया भर में बहुत काम किया जा रहा है, बल्कि ये भी है कि जैसे जहाँ पे जो सांस्कृतिक दृष्टि से जिस जीव या जिस पशु का महत्व है उसके हत्या पे वहाँ पे बिल्कुल ही पाबंदी लगाई जाती है और ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में भी आता है। तो इस दृष्टि से अगर उत्तर प्रदेश और गुजरात ये 2 राज्यों ने अगर गौ हत्या पे पाबंदी लगाई है तो ये सिर्फ सराहनीय है और ये पूरे देश में लगा देना चाहिए बिना किसी विलंब के। चंद्र विकास जी, गाय एक ऐसी मामला है, चूंकि गाय कुछ है कि जैसे जब तक दुधारू गाय है, जब दूध दे रही है, तब तक तो हिंदू उसको रखती है। कहीं ना कहीं ये बड़ा प्रश्न है और इस प्रश्न पे शायद हम लोग बात नहीं करते हैं, चर्चा नहीं करती हैं, हमारी सरकार नहीं करती है और हम लोग भी इस पे ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए हम आज इस पे बात करेंगे कि जब तक दुधारू गाय होता है तब तक तो उसको बांध के खिलाया जाता है, और जब वो गाय दूध देना बंद कर देती है तो उसको सड़क पर खुलेआम छोड़ देती है, फिर उसको कसाई ले जाके काट देती है। तो कसाई का ज़्यादा कसूर है कि उस व्यक्ति का कसूर है जो जिंदगी भर उसके कमाई से अपना जीवन यापन किया, दूध पिया, दूध पी के जवान हुआ, बच्चे जवान हुए, उसको जब उसका बुढ़ापा आ जाएगा तो ठीक उसी तरह जैसे अपने बच्चे आजकल अपने माँ पिताजी को बुढ़ापे में अनाथ आश्रम छोड़ाते हैं, वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं, ठीक उसी तरह ये नहीं एक व्यवहार हो रहा है गाय के साथ। देखिए, इसमें आपने 2 बातों का जिक्र किया। एक तो की बात की जो प्रत्यक्ष रूप से गौ हत्या कर रहे हैं या कसाई खाने में गाय को काट रहे हैं जी। और दूसरा आपने कहा कि जो लोग गौ पालन कर रहे हैं लेकिन गाय जब दूध ना देने लगे या आर्थिक संपन्नता में सहयोगी ना बने तब वो उनको छोड़ दे रहे हैं। देखिए, मैं कहूँगा कि इन दोनों से अधिक यदि कोई दोषी है तो वो हमारे नीति निर्धारक हैं और वो समाज का कुलीन वर्ग है, समाज का जो एलीट क्लास है, वो उसको मैं सबसे अधिक दोषी मानता हूं और उसके लिए मैं कुछ वैज्ञानिक बिंदुओं पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। आज गाय 2-3 बार ही गर्भधान करने के बाद ही क्यों बांझ हो रही है? इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी खेती में मिलाए जाने वाला रसायन, उर्वरक, केमिकल फर्टिलाइजर और कीटनाशक। जी। इसकी वजह से जो चारा खाती है उसमें इतनी ज़्यादा कीटनाशक की मात्रा होती है कि गाय की जो प्रजनन क्षमता है वो नष्ट हो जाती है। इसके लिए जो किसान जो बिल्कुल सुबह उठ के और गाय को सानी पानी देता है और इतनी कर्मठता से वो पालन करता है, वो अपने पेट पे लात मार के वो गाय का पालन करने में सक्षम नहीं है और इसके लिए मैं उसको दोषी नहीं मान सकता। इसके लिए जो हमारी पूरी सरकारी व्यवस्था है, जो हमारी पूरी शैक्षणिक व्यवस्था है, जो हमारा पूरा उद्योग तंत्र है, उसको अब मिलजुल कर ये प्रयास करना चाहिए कि हमें भारत को
फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट। हम एक और सिक्किम का उदाहरण देते हैं। कुछ छोटे छोटे जो प्रयोग हो रहे हैं कि जैसे तेलंगाना क्षेत्र में पेस्टिसाइड फ्री फार्मिंग की बात हो रही है, हमें कौन रोक रहा है कि हम पूरे देश को ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग एक्सक्लूसिवली डिक्लेयर कर दे कि यहाँ पे कोई भी रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का उपयोग नहीं हो, क्योंकि हमारे पास सारे विकल्प उपलब्ध हैं। पहली बात। दूसरी बात कि अगर छोटी गाय है वो यदि कम दूध देती है तो हम इस चक्कर में ना पड़े कि हर गाय 20 लीटर ही दूध देना चाहिए, ये उचित नहीं है। छोटी गाय है वो कम चारा खाती है तो आप 4 गाय रख लीजिए। मेन बात आ जाती है, दूसरा जो सबसे बड़ा विषय है वो है लैंड यूज प्लानिंग का, कि जो जमीन है, जो भारत का भूभाग है, वो पार्टीशन के बाद कम हो गया, जनसंख्या बढ़ी और इसकी वजह से जनसंख्या का जो मार पड़ा वो अन्य जो जीव जगत है उसके जो हैबिटेट्स हैं, चाहे वो हाथी हो, घोड़े हो, ऊंट हो, चाहे वो गौवंश हो, उनका जो जगह है, गोचर भूमि है, उसका अतिक्रमण किया गया, उसको सिकुड़ दिया गया। और जो देसी गाय है उसके मेटाबॉलिज्म के हिसाब से उसे 2 किलोमीटर से 5 किलोमीटर तक नियमित चलना चाहिए। जब मानव स्वस्थ होना चाहता है तो हम कहते नहीं है उससे कि आप इतनी वॉकिंग करो, इतनी रनिंग करो, और हम एक्सपेक्ट करते हैं, हम ये अनुमान लगाते हैं कि जो गौवंश है, जो देसी गौवंश है, उसका जो मेटाबॉलिज्म है, उसकी जो प्राकृतिक संरचना है, उसमें हम उसको स्टॉल पे बांध दें या एक छोटे से जगह में कैद कर दें और हम उसे अपेक्षा करें कि वो पूरी दूध दे, ये बिल्कुल ही संभव नहीं है। तो शायद मैं आपकी बात का पूरा उत्तर दे पाया हूं कि ना तो इसके लिए कसाई खाने में जो गाय काट रहे हैं वो जिम्मेवार हैं, ना जो किसान गाय को जब वो आर्थिक संपन्नता में सहयोग नहीं कर रही है तब उसको छोड़ने में मजबूर हो जाता है, वो भी जिम्मेवार नहीं है। सबसे ज्यादा जिम्मेवार हमारे नीति निर्धारक, हमारी सरकार है और हमारे समाज का जो प्रतिष्ठित कुलीन वर्ग है वो जिम्मेवार है। कहीं ना कहीं देसी गाय का जो बात है जहाँ तक, तो उसका हमारा तो मूत्र से लेकर गोबर तक भी बहुत ही किफ़ायती माना जाता है। कई बीमारियों में, अभी जैसे कोरोना के ही बात कर रहे हैं, कोरोना चल रहा है, उसमें भी अभी जैसे भी हमें हमारे यजुर्वेद में आता है कि अगर आप गौमूत्र का सेवन करते हैं तो सर्दी, खांसी और तमाम प्रकार के जो कीटाणु, जीवाणु, विषाणु हैं, जिसके आज के भाषा में वायरस कहते हैं, उसको मारने की क्षमता उसमें होती है, वो आपको परेशान नहीं कर सकती है। तो ऐसे में क्यों ना इस गौमूत्र को, गाय की गोबर का, जैसे अभी वायरस बता रहे कि फैल जा रहे हैं, हमने बचपन में देखा है, मैं चूँकि बिहार से रहने वाला हूँ, तो हमारी माँ जैसे गंदगी फैल जाती थी घर आंगन में कहीं भी, तो मिट्टी का आंगन हुआ करता था और वहाँ पे गाय की गोबर से लेपन किया करती थी। मैं पूछता था माँ ये क्यों करती है, तो माँ कहती थी कि इससे जीवाणु, कीटाणु, विषाणु मर जाते हैं। तो क्यों ना उस गाय के गोबर का, गाय का मूत्र का इस्तेमाल किया जाए ताकि लोग स्वस्थ भी रहे और हमारी गाय माता भी बच सके। देखिए, आपका भाव जो है वो तो बहुत अच्छा है कि दूध के साथ साथ क्यों ना गाय के गोबर, गोमूत्र, जो पंचगव्य कहा जाता है, उसका भरपूर प्रयोग करके आर्थिक संपन्नता का एक समाधान निकाला जाए, ये आपका विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं हम भावावेश में आके भारत में कुछ हमने भ्रांतियां पाल रखी हैं। जिस तरह से यदि गाय का आहार सही नहीं होगा, यदि उसके मेटाबॉलिज्म के हिसाब से उसको चरने के लिए जगह नहीं होगा, तो यदि दूध की गुणवत्ता में फर्क आता है तो गोबर और गोमूत्र के गुणवत्ता में भी फर्क आएगा जी। ये बात जब मैं नेपाल के लोगों से बात करता हूं या अन्य देशों के लोगों से बात करता हूं तो वो इस बात को बिल्कुल उनकी जानकारी रहती है। लेकिन भारत में चूंकि हम कभी कभी भावावेश में आके इन बिंदुओं से हमारा ध्यान हट जाता है। गोबर गोमूत्र बहुत ही उपयोगी है, लेकिन उसके लिए भी जो मैंने पहली बात कही थी कि आपको केमिकल फर्टिलाइजर्स और जो पेस्टिसाइड्स है, जिसकी वजह से आज कोरोना वायरस इतना संक्रामक और इतना प्रहारक क्षमता जो इसकी बनी है, क्यों आज जो विश्व में आंकड़े हैं कि 96% लोग आज अस्वस्थ हैं, तो ये सारे विकास के मापदंड को ध्वस्त कर देता है। बहुत बहुत चंद्रप्रकाश जी, आपका धन्यवाद। आपने अपना बहुमूल्य हमको समय दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। बहुत ही बिजी इंसान हैं आप, देश के समाज को एक नई दिशा की ओर ले जाने के में प्रयास में हमेशा लगे रहते हैं। कहीं ना कहीं प्रदूषण कैसे खत्म हो, कैसे समाज स्वस्थ रहे, कैसे समाज अच्छे से जीवन जी सके, कैसे समाज में समृद्धि आए, इस पे आप लगातार काम कर रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। आपने हमारा इस व्यस्तता में भी हमको समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।